हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। मुझे पता है कि कल आप लोगों ने करंट अफेयर का सेशन मिस किया होगा, लेकिन आज जो है मैंने कई एमसीक्यूज बढ़ा दिए हैं ताकि कल के करंट अफेयर भी आज जो है वो आप लोगों की कवर हो जाए। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू होने के कारण मैं कल आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि कोई क्लास आप लोगों की मिस हुई है। तो चलिए सबसे पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों के साथ में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अपनी तुलना जो है कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एबिलिटीज अलग हैं, उस दूसरे व्यक्ति की एबिलिटीज अलग हैं। हम लोग कंपैरिजन करते क्यों हैं? दूसरे व्यक्ति के पास में जो एबिलिटी है उसको अपने अंदर देखना चाहते हैं, और जब वो एबिलिटी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते तो हम लोग डिसअपॉइंटमेंट का शिकार बन जाते हैं और अपने आप से निराशा होने लगती है। तो आपकी एबिलिटीज अलग है, उस व्यक्ति की एबिलिटीज अलग है। आप अपनी एबिलिटी खुद डेवलप कीजिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एबिलिटीज जो है वो हम लोग समय के साथ में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हर एबिलिटी को डेवलप करना ये पॉसिबल नहीं होता। आप हमेशा संघर्ष करते रहिए, तो एक दिन जो है वो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो अपने अपने समय पर चमकते हैं, तो जब आप लोग संघर्ष करेंगे, आपकी किस्मत साथ होगी, तो फिर आप लोग भी क्या कर जाएंगे, चमक जाएंगे। चलिए, यहां आप लोग देख सकते हैं कि 28 और 29 जून के जो करंट अफेयर हैं उनको आज मैंने कंबाइन कर दिया है, तो कोई भी नुकसान आप लोगों का होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। एथेंस में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण एथेंस में क्यों किया गया है? क्योंकि एथेंस के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा जो सिद्धांत थे वो एथेंस के द्वारा अपनाए गए थे, लेकिन रिसेंटली ग्रीस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। ये वही सोलर अलायंस है जिसको भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था उसके तहत स्थापित किया गया, कॉप 21 के तहत, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और उसको अब ज्वाइन किया है किसने? ग्रीस ने। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले को टीका के साथ मास्क भी जरूरी। डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष हैं टेड्रस अधानोम, उन्होंने ये कहा है कि आपने टीका लगाया है, ये अच्छी बात है, मास्क भी पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी बनाए रखिए, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो 92 कंट्रीज के अंदर अपने पैर जो है वो पसार चुका है। यहां तक कि भारत के कई स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेगा आईएनएस तबर। आईएनएस तबर जो है ये अपनी यात्रा पर निकला है 13 जून को। यूरोप, अफ्रीका के कई देशों की यात्रा करेगा। उनके मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर ये पार्टिसिपेट करेगा। यूके है, रूस है, नीदरलैंड है, इटली है, फ्रांस है, कई सारे ऐसे देश है वहां पर ये पार्टिसिपेट करने वाला है। और पूरे विश्व के अंदर ये संदेश पहुंचाएगा कि भारतीय नौसेना जो है वो सभी के साथ तुलनात्मक रूप से उनका साथ देती है और कहीं ना कहीं उनसे बेहतर जो है वो हम लोग अपने आप को साबित कर पाएंगे। चीन में मानवाधिकार हनन पर अमेरिका में प्रस्ताव पारित। चीन में मानवाधिकारों का हनन मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ, और वुहान लैब से जो वायरस निकला है उन उसके स्वास्थ्य को लेकर भी, यानी कि नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर भी अमेरिका जो है वो चिंतित है। देखिए, अमेरिका का चिंतित होना ये एक अलग बात है, क्योंकि आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अमेरिका को क्या पड़ी है, बार बार जो है वो दूसरे देशों के कामों में दखल डालता है, लेकिन फिर भी एक लीडरशिप जो है वो जरूरी है। तो चीन के अंदर जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए प्रस्ताव जो है वो पारित किया जा चुका है। लड़ाई में कब्जाए हथियार और टैंक पाकिस्तान पहुंचा रहा तालिबान। लड़ाई में यानी कि अफगानिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि वहां से विड्रॉ करने का निश्चय किया है। 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका के जितने भी ट्रूप्स हैं वो वहां से चले जाएंगे। अब उनके द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा जो भी, अफगानिस्तान मतलब तालिबान के द्वारा जो भी हथियार और जो टैंक हैं वो उसने कब्जाए थे वो अब पाकिस्तान पहुंचा रहा है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर जो है उसकी तरफ धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। परमाणु ठिकानों के भीतर की तस्वीरें आईएईए को नहीं देगा ईरान। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके साथ में समझौता रिसेंटली ईरान का खत्म हुआ है, और अब उसने कोई भी फोटोज, पिक्चर जो है वो उसके साथ में शेयर करने से इनकार कर दिया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि इमरजेंसी के चलते ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी बंद किया गया था।
उत्तराखंड में 2 ट्रांसजेंडर महिलाओं को मिली कानूनी पहचान। ट्रांसजेंडर के लिए अब भारत में एक एनवायरनमेंट जो है वो तैयार हो रहा है। मतलब हम लोग मेल और फीमेल ही नहीं, थर्ड जो जेंडर है उसके भी अधिकारों की रक्षा करने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड में 2 ट्रांसजेंडर जो महिलाएं हैं उनको आईडी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ जो है वो दिया गया है। भारत के पास कम तापमान में कोरोना वैक्सीन के भंडारण की क्षमता मौजूद। कम तापमान मतलब जैसे कोवैक्सीन की हम लोग बात करें तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है इस तापमान पर इनको स्टोर किया जाता है और इसे स्टोर करने के लिए एक कोल्ड चेन जो है वो निर्मित होना जरूरी है। तो हमारे पास में काफी सारी कोल्ड चेन जो है वो पहले से ही निर्मित हैं, लेकिन रिसेंटली जापान के साथ भी एक एमओयू साइन किया गया है जिसमें जापान फंड करेगा इंडिया को। पहली बार वायुसेना एयरबेस पर ड्रोन से हमला। तो जम्मू का जो वायुसेना का एयरबेस है वहां पर 2 ड्रोन से हमले हुए हैं। मतलब 2 जो है वो वहां पर विस्फोटक हमले हुए हैं, आईईडी वहां पर गिराए गए हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है उनके थ्रू वहां पर विस्फोट हुआ है। तो भारत के अंदर पहली बार ड्रोन से हमला हुआ है। तो भारत इसके लिए कितना तैयार है वो हम लोग आगे क्वेश्चंस के मीडियम से देखेंगे। भारत में ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र चतुर जो है वो ट्विटर के भारत के अंदर कंप्लाइंट ऑफिसर हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि ट्विटर के साथ में जो अनियमितताएं चल रही हैं, कई बार अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाते हैं, वेरिफिकेशन के साइन जो है वो हटा दिए जाते हैं और इन्हीं के चलते धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे सितारे जो हैं वो आप हैं और आपके रिजल्ट से, आपके जो आउटपुट है उसी से ही हम जो हैं वो एक बहुत बेहतरीन हमारा परिणाम तैयार करेंगे। क्योंकि हमारी जो सत्यता है वो सिद्ध कैसे होगी, जब आप लोग अपनी मेहनत के अंदर सक्सेसफुल होंगे और उसी मेहनत को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए यूपीएससी सीएससी की कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। एनसीईआरटी के पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब आपका बेसिक जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। आरआरबी की कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो वो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही क्विज जो है वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहता है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 26 जून के करंट अफेयर को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर की सुरक्षा और संरक्षण के लिहाज से एक सेल जो है वो निर्मित किया गया है, वो है राजस्थान सरकार। दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो वो कौन सा था, मैकफी जो है वो सबसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था और निर्माता जो है डेविड मैकफी, उनका हाल ही में निधन हुआ है। देश का सबसे बड़ा एंटी स्मोक टावर कहां स्थित है, जो कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, वो दिल्ली के अंदर स्थित है। दुनिया का पहला एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो हाई स्पीड रेल के लिए होगा, तो वो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। भारत का पहला समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहां की जाएगी, तो गुजरात के लोथल के अंदर की जाएगी। हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कौन सा थीम सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया गया है, तो वो है तू ठान ले। हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा बिल्कुल कर लिया है आप लोगों ने, स्माइल पहल किस राज्य सरकार की डिजिटल पहल है जिसकी सराहना हाल ही में इनोवेशन सम्मेलन में की गई है, तो वो है राजस्थान। सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में हुआ है। बोनिंगो एक्वानो 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में किस राज्य में स्थित राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू की गई है, तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। किस राज्य सरकार के द्वारा एक दिन में 16,91,967 जो है वो वैक्सीन लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है, तो किसने करवाया है, मध्य प्रदेश सरकार ने करवाया है। असम की कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पिग्मी हॉक छोड़े गए हैं, तो मानस नेशनल रिजर्व जो है वहां पर पिग्मी हॉक मतलब छोटे सुअर जो है उनको छोड़ा गया है। कौन सा देश 9th एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा जो गोलमेज सम्मेलन है मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी अध्यक्षता करेगा, तो वो करेगा इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो एमएन भंडारी बने हैं। Which Indian has been awarded with the prestigious Central European University Open Society Prize 2021? तो के शैलजा जो हैं, जो कि पहले केरल के अंदर हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन,
कि मरमरा जो सागर है वहां पर सी नोट की घटना देखी गई और इससे टर्की जो देश है इस पे काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो 28 और 29 जून के करंट अफेयर जो है कंबाइंड करंट अफेयर उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। भारत में पहली बार ड्रोन से हमला भारतीय वायुसेना के किस बेस पर हुआ है? तो वो जम्मू बेस पर हुआ है। देखिए ड्रोन क्या होता है? ड्रोन होता है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसको जो है डिटेक्ट कर पाना, रडार के संपर्क में आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति इसे चलाता नहीं है, ड्रोन की यही खास बात है। और जम्मू जो एयरबेस है वहां पर हमला हुआ है। देखिए 2 एक्सप्लोजिव जो है वहां पर गिराए गए जिसको हम लोग कहते हैं आईईडी। आईडी का मीन्स है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है उसके थ्रू ये घटना को अंजाम दिया गया है। वायुसेना के जो कर्मचारी हैं, उपकरण जितने भी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई भी जो है यहां पर घायल नहीं हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर पहली बार जो है वो ड्रोन से हमला हुआ है और पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया गया है। लेकिन ये काफी दिनों से चल रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी उनके पास में ये खबर थी कि ये हमला जो है इसकी साजिश कई दिनों से यहां पर चल रही थी। ठीक है, लेकिन देखिए क्या हम लोग इस ड्रोन हमले को रोक सकते थे? देखिए हमारे पास में अभी ऐसा कोई भी एंटी ड्रोन टेक्निक जो है वो है नहीं, लेकिन हम लोग इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के पास में कुछ एक एंटी ड्रोन जो टेक्निक्स हैं वो हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम लोग लैस नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक एट जम्मू एयरबेस, एनआईए एंड आईएएफ स्टेशन, एफआईआर अंडर यूएपीए, व्हाट वी नो सो फॉर। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये पहली बार जो है यहाँ पर अटैक हुआ है, डैमेज हुआ है, लेकिन किसी भी इंसान के और कोई भी इक्विपमेंट जो है यहाँ पे खराब नहीं हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो अटैक किया गया वो एक छत के अंदर, यानी कि छत पे वो आईईडी ब्लास्ट हुआ। हम लोग बात करें कि रात के समय यानी कि सुबह सुबह 1:27 पर पहला और 1:32 पर जो है वो दूसरा यहाँ पर विस्फोट हुआ है और ये सभी जो थे वो ओपन एरिया के अंदर हुए हैं, मतलब कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ड्रोन कुछ इस प्रकार का ये ड्रोन था और इसी से जो है वो हमला किया गया है। भारत के किस तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिषेक वर्मा जो हैं इनके द्वारा गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है। देखिए कहां हुए हैं ये हुए हैं पेरिस के अंदर। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहां पर ये प्रतियोगिता जो है कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज किया गया है। 2015 के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2015 में इन्होंने गोल्ड जीता था और वो जो थे वो कंपटीशन हुआ था पोलैंड के अंदर। उसके बाद 2018 में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता और ये कहां हुआ था? यूएसए के अंदर हुआ था। तो पहले भी जो है ये काफी मेडल जीत चुके हैं। देखिए विश्व तीरंदाजी जो महासंघ है, ठीक है, एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1931 में ही की जा चुकी थी। और अब जो है भारत के अभिषेक वर्मा ने क्या जीता है? इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, भवानी देवी। तो आप लोग को पता होगा कि तलवारबाजी के अंदर भवानी देवी पहली बार जो है वो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करने वाली महिला हैं। नेत्रा कुमानन जो है इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है। कमलप्रीत कौर जो है इन्होंने भी डिस्कस थ्रो के लिए पहली बार जो है वो क्वालिफाई किया है। भारत का कौन सा नौसैनिक जहाज सितंबर तक सबसे लंबी समुद्री यात्रा करने वाला है, जिसमें वह अफ्रीका और यूरोप के देशों की यात्रा करेगा? तो वो है आईएनएस तबर। तो आईएनएस तबर जो है वो 13 जून को निकला है यात्रा पर और यहाँ वो यूरोप और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, जैसे हम लोग बात करें अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उसमें है वो जिबूती है, उसके बाद में इजिप्ट है, फिर मोरक्को है। इन कंट्रीज की वो यात्रा करेगा। हम लोग बात करें यूरोप की तो यूके आ जाता है, ठीक है, यूके है, नीदरलैंड है, इटली है, फ्रांस है, इनको यात्रा करेगा। इसके साथ में रूस जो है इसकी भी वो यात्रा करेगा। मतलब इनके साथ में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जैसे हम लोग बात करें कि यूके के साथ में जो मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है उसको हम लोग कहते हैं कोंकण। कोंकण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो यूके के साथ में, फिर वो फ्रांस के साथ में करेगा कौन सा? वरुण। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके साथ में रूस के साथ वो करेगा कौन सा? इंद्र युद्ध अभ्यास जो है वो रूस के साथ में करेगा। ठीक है, बेसिकली ये जो आईएनएस तबर है इसको रूस के द्वारा ही निर्मित किया गया है और ये एक तरीके का
स्टील्थ युद्धपोत है, यानी कि स्टील्थ जो है वो एक नेवल शिप है। स्टील्थ का मतलब है कि ये छिप सकता है, रडार के पकड़ में नहीं आता है। तो आईएनएस तबर जो है वो काफी दिनों की अब यात्रा पर निकला है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तो है अफ्रीका और ये है यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर यह है बाब अल मंदे वाटर स्ट्रेट, फिर यह है स्वेज नहर, यह है जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट। तो इन्हीं सभी को पार करते हुए वो अफ्रीका अफ्रीका और यूरोप के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पर है रेड सी, यह है मेडिटेरियन सी। जैसे मोरक्को की लोकेशन हम लोग देखें तो यहाँ पे है मोरक्को की लोकेशन, ठीक है। इसके साथ में यह है स्पेन फ्रांस। तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी के साथ के टच में जो है उनके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज अब करने वाला है। डीआरडीओ ने देश में विकसित विकसित किस रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो कौन सी है? वो है पिनाका, ठीक है। तो वो पिनाका है। पिनाका बेसिकली क्या है? एक वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल मतलब काफी सारे बैरल जो है वो इसमें लॉन्च कर दिए जाते हैं और फिर उनसे लगातार फायर जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लगातार फायर इससे किए जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता जो है वो लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। जैसे आप लोगों ने अभी आयरन डॉम का नाम सुना होगा, इसराइल ने यूज लिया था। उसी आयरन डॉम के अंदर ऐसे मल्टी बैरल जो सिस्टम है रॉकेट लॉन्चर वो लगाए गए थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि अब देखिए ये जो मल्टी बैरल है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 25 रॉकेट जो हैं इनसे एक बार में छोड़े जा सकते हैं और इन्हीं 25 रॉकेट का अभी परीक्षण किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? पिनाका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए कि जैसे 15 अगस्त को है, 26 जनवरी को है, तो हम लोग यहाँ पे इनको प्रदर्शित भी करते हैं। तो यहाँ पे पिनाका MK1 है, MK2 जो है ये भी यहाँ पर शो किए जाते हैं। तो डीआरडीओ जो है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया है? इनको डेवलप किया है। किस राज्य सरकार ने कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व का साल भर तक पर्यटन के लिए यानी कि टूरिज्म के लिए खोलने का निर्णय लिया है? तो वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का एक तो है कॉर्बेट और एक है राजाजी नेशनल पार्क। इन दोनों को साल भर के लिए खोल दिया है। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया है? देखिए टूरिज्म सेक्टर जो है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन कई विद्वान जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है, जैसे बारिश की हम लोग बात करें तो बारिश के अंदर जैसे प्रजनन जो है वो कई जीव करते हैं, इसलिए उसको बंद रखा जाता है नेशनल पार्क को। लेकिन अब यदि इनको खोला जाएगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा इफेक्ट करे और जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। तो देखेंगे हो सकता है कि कितने समय तक खुला रहता है वो भी हम लोग देखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के अंतर्गत ओवरऑल डेवलपमेंट अवार्ड जो है वो किस जिले को दिया गया है? देखिए यहाँ पर इंदौर जो है, इंदौर एमपी का है, तो इसको क्या दिया गया है? ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट रैंक दी गई है। लेकिन इंदौर के साथ सूरत जो है ये दोनों कंबाइंड है, तो दोनों आंसर इसमें करेक्ट हो सकते हैं। इंदौर भी है और सूरत भी है। तो इंदौर का संबंध है एमपी के साथ में और सूरत का संबंध है किसके साथ में? गुजरात का एक ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यदि गुजरात के लिए पूछे तो सूरत वहां पर फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्मार्ट सिटी का मीन्स होता क्या है कि वहां पर सोशल जो सिनेरियो है, यहाँ तक कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी दुरुस्त हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां का हो। तो इस हिसाब से स्मार्ट सिटी जो है उसके लिए हम लोगों ने सिंगापुर से भी कई एमओयू जो थे वो साइन किए थे। कई कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था। जैसे हम लोग देखें कि यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक जो थी वो किसकी थी? वो है चंडीगढ़ की, ठीक है। जैसे इनोवेटिव इंडिया अवार्ड की कैटेगरी में इंदौर को ही फर्स्ट रैंक मिली है। इसके साथ में यदि हम लोग सोशल प्रोस्पेक्ट्स देखें तो तिरुपति, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तिरुपति, तो तिरुपति को सोशल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से फर्स्ट रैंक दी गई है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोग शासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वडोदरा जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। कल्चरल की बात करें तो इंदौर है। फिर इसके बाद में हम लोग जितना भी कह सकते हैं हम लोग एनवायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से भोपाल जो है वो सबसे स्वच्छ ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करता है। स्वच्छता के हिसाब से जैसे सड़कें साफ है, नालियां साफ है, उसके हिसाब से तिरुपति जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। इसके साथ में ही इकोनॉमी के हिसाब से इंदौर मतलब इंदौर जो है वो काफी क्षेत्रों के अंदर आगे निकला हुआ है। इनोवेटिव आइडियाज अवार्ड जो है वो इंदौर को दिया गया है और वो कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के तहत दिया गया है। कार्बन क्रेडिट का मीन्स है कि कम से कम CO2 जो है उसको रिलीज किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखना कि एक क्वेश्चन जो है वो यहां से जरूर बन सकता है। चलिए
संजय कोठारी के स्थान पर नए केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो सुरेश एन पटेल जो हैं वो बनाए गए हैं। देखिए सीवीसी का जो गठन है वो 1964 के अंदर हुआ था। केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल जो था वो पारित किया गया था और उसी के तहत सीवीसी का गठन हुआ था। लेकिन सितंबर 2003 में एक बिल पारित करवाकर इसको क्या दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको जगह दी गई थी। मतलब हम लोग कहें कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक लॉ के तहत इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर सदस्य होते हैं वो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष के तौर पर अब कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल जो है वो बनाए गए हैं और इनका अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है। और उस कॉलेजियम के अंदर कौन-कौन होता है? देखिए, कॉलेजियम के अंदर होते हैं प्रधानमंत्री, वो तो होते हैं प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष होते हैं इस चीज के। और फिर होते हैं कौन? लोकसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं वो होते हैं इस कॉलेजियम के अंदर और होम मिनिस्टर जो हैं वो भी इस कॉलेजियम के अंदर होते हैं। तो टोटल जो है वो 3 सदस्य हो गए। इनके यदि टेन्योर की हम लोग बात करें तो 4 साल या 65 वर्ष, यहाँ पे आप लोग गलती मत कर देना, यहाँ पे 4 साल है तो 4 साल या 65 वर्ष जो है वो इनका टेन्योर होता है। यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊं कि सीवीसी जो है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। ये जितनी भी शिकायतें हैं उनको रिजॉल्व करवाती है किसके साथ में? सीबीआई के साथ उसको रिजॉल्व करवाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज एन एपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी है ये। इसको फॉर्म किया गया था 1964 में टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। जैसे कई ऑफिसर जो हैं वो करप्शन करते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और पार्लियामेंट ने इसको एनेक्ट किया था 2003 के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखना। एक क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके वर्क भी हैं कि फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चार्ज विथ मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एडवाइजरी ये संस्था भी, इंस्टीट्यूशन भी है, इसके साथ में जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी ये जांच, ये जो है इनकी उनके खिलाफ जो है वो जांच ये भी करती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनएस राव जो हैं ये सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे 1964 में जब इसको बनाया गया था। और संजय कोठारी इससे पहले क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। उससे पहले केवी चौधरी थे, फिर राजीव थे। तो यहाँ पे आप लोग क्रम जो है वो भी देख सकते हैं। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान को इस लिस्ट में कब शामिल किया गया था? 2018 के अंदर जो है वो पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। देखिए कारण क्या है कि इनकार क्यों किया गया है? इनकार जो है वो क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि 26/11 का जो हमला हुआ था इंडिया के अंदर, मुंबई जो अटैक हुआ था, उसके अंदर हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादी थे, इनके ऊपर कार्रवाई करने के अंदर कहीं ना कहीं विफल रहा है, अनसक्सेसफुल रहा है पाकिस्तान। तो एक मेजर जो है वो कारण बताया जा रहा है। एफएटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये टास्क फोर्स जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है? वो है मार्क्स प्लेयर। मार्क्स प्लेयर जो है ये इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। इसके साथ में इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां पर हैं? पेरिस के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1987 के अंदर। और किसके द्वारा? G7 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये एफएटीएफ को बनाया गया था ताकि जितने देश हैं उनके द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, टेररिज्म फैलाया जा रहा है, उसके ऊपर नजर रखी जा सके। ठीक है, इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो कितने हैं? 39 इसके मेंबर कंट्रीज है जो कि एफएटीएफ के अंदर शामिल है। तो क्या भारत भी शामिल है? बिल्कुल, भारत भी जो है वो इसका सदस्य है। तो एफएटीएफ को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से वॉच डॉग है। ये देखता है कि जितने भी कंट्रीज जो है वो कहीं टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए ही ये एफएटीएफ क्या करता है? काम करता है। T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है यूएई के अंदर। देखिए, यूएई के अंदर किया जा रहा है और इसमें 16 टीमें जो हैं, 16 टीम्स वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसका जो एडिशन है वो एडिशन है कौन सा? 7th एडिशन है। और इसका फाइनल मैच जो है वो कब खेला जाएगा? वो खेला जाएगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को जो है वो इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। और ये स्टार्ट कब होगा? 17 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, पहले जो था ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना था। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर इसकी मेजबानी किसको मिली? इंडिया को मिली। और इंडिया से अब ये शिफ्ट हुआ है कहां पर? यूएई के अंदर ये
शिफ्ट हुआ है। अच्छा, ये शिफ्ट करने का काम किसका है? आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उसका ये काम है कि मेजबानी किस देश को दी जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूएई की लोकेशन आप लोग देखिए। यूएई से जैसा आप लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे है ओमान, और ओमान और ईरान के बीच में यहाँ पर एक वाटर स्ट्रेट भी है। यहाँ पर एक वाटर स्ट्रेट भी है जिसका नाम है हारमुज। तो हारमुज वाटर स्ट्रेट जो है वो किसके बीच में है? वो यहाँ पर है ओमान और ईरान के बीच में। तो यूएई जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। येलोस्टोन पार्क किस देश में स्थित है जहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है? तो यूएसए के अंदर स्थित है। तो येलोस्टोन स्टोन पार्क बेसिकली है क्या? ये अमेरिका का सबसे पुराना एक पार्क है, ठीक है। और ये बर्फ पिघल क्यों रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज मतलब कि टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगता है, और इस कारण से जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगती हैं। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण येलोस्टोन पार्क की लोकेशन जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो एक गर्म गीजर है, ठीक है, वार्म गीजर है। इससे हमेशा जो है, ये देखिए पूरा नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क के बीचों बीच जो है वो इस तरह का कुछ जो है क्या स्थित है, गीजर जो है वो स्थित है। भारतीय तट रक्षक बल ने अंडमान निकोबार में किस डूबते जहाज के चालक दल को बचाया है? तो गंगा वन जो है इसके चालक दल को बचाया है, और लगभग 16 जो थे वो इसके अंदर चालक दल के अंदर लोग शामिल थे। और ये कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। ये जो द्वीप है, देखिए द्वीप की हम लोग बात करें तो द्वीप है सिंक द्वीप, ठीक है। द्वीप जो है वो है सिंक द्वीप, सिंक आइलैंड जो है, वहां पर ये जहाज जो था वो डूबने वाला था, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इन्होंने इस जहाज को बचा लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गंगा वन जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये बचाया जा रहा है। भारतीय नौसेना को एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो वो कौन सा है? प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है इसकी शुरुआत की गई है। रिसेंटली आपको पता होगा कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने अनाउंस किया था कि एशिया की सबसे बड़ी जो नौसेना है उसको हम लोग बिल्ड करेंगे। और भारत जो है वो खुद की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ा जो है वो नौसैनिक अड्डा अब बनाने वाला है। चलिए यहाँ पे आप लोग न्यूज देख सकते हैं, न्यूज आप लोग देख सकते हैं, 25 जून की ये न्यूज है। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने ये वादा किया है कि हम लोग जो है वो आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा नेवल बेस क्रिएट करेंगे। कई जहाज जो हैं, शिप्स, उनको भी हमारे बेड़े के अंदर शामिल करेंगे। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जिसे 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो वो कौन सा है? आईएनएस विक्रांत जो है इसको शामिल किया जाएगा, और इसको निर्मित जो है वो कोचीन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है। कोचीन शिपयार्ड जो है इसकी द्वारा इसको निर्मित किया गया है, और इसको 2022 में शामिल किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं आईएनएस विक्रमादित्य है। आप लोग को पता होगा न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर जो जहाज होते हैं न्यूक्लियर, उसकी कैटेगरी में आता है कौन सा? आईएनएस विक्रमादित्य। जैसे आईएनएस मगर है, ठीक है। तो आईएनएस मगर को हम लोगों ने यूज किया था कहां पर? मालदीव के अंदर, पेंडेमिक की काल के अंदर, वहां पर मेडिकल जितने भी इक्विपमेंट्स उसको सप्लाई करने में। आईएनएस त्रिकन जो था वो कतर से क्या लेके आया था? मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडिया लेकर आया था, ठीक है। कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन की सुविधा में निर्माण में $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? तो जापान जो है वो कोल्ड चेन सुविधा मतलब जितने भी वैक्सीन हैं उनको 2 डिग्री से 8 डिग्री तक स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन इसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होना जरूरी है, और जापान जो है वो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा। किस भारतीय राज्य ने मछुआरों के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो वो किया है किसने? केरल ने। तो केरल के अंदर रिसेंटली आपको पता होगा कि जो इतावली जो सैनिक थे, ठीक है, 2 सोल्जर जो थे, इनको 8 करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना लगाकर फिर इनको छोड़ दिया गया था। 2012 से ये केस चल रहा था। तो वो जो मछुआरे थे वो कहाँ के थे? वो केरल के थे, और इसी चीज की सुरक्षा के लिए अब जो है वो 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है केरल सरकार के द्वारा। हाल ही में भारत के किस राज्य से दुबई को ड्रैगन फ्रूट जो है वो निर्यात किया जाने का निर्णय लिया है? यहाँ पे आप लोग गलती मत कर देना, गुजरात मत कर देना, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ड्रैगन फ्रूट जो है, ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम भी चेंज किया जा चुका है। तो इसका नाम क्या चेंज किया जा चुका है ये मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो गुजरात
यहाँ पे आंसर मत कर देना, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में इट्स अ वंडरफुल लाइफ किताब का विमोचन किया गया है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड जो है ये इसकी ऑथर हैं और इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड बेसिकली इंडियन अमेरिकन सिटीजन हैं और काफी बुक्स जो हैं वो इनकी पब्लिश होती हैं। ठीक है, तो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। हाल ही में किस संस्था के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है और कोविड-19 के खिलाफ तैयारियों के लिए रेजिलेंट केरला कार्यक्रम के तहत $125 मिलियन को मंजूरी दी गई है? तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसी मंजूरी दी है। यहाँ पे कई ऑप्शन जो है वो सीधे तौर पर कट जाते हैं, जैसे आईएमएफ को हम लोग कभी चूज नहीं कर सकते इस कैटेगरी के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको चूज नहीं कर सकते। दो जो है वो हमारे पास में ऑप्शन बचते हैं, 50-50 कंडीशन यहाँ पे होती है हमेशा। तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हमेशा डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं और रेजिलेंट केरला के लिए वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर लोन दिया है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए नगद इनाम राशि जो है वो देने की घोषणा की गई है? तो वो कौन कर रहा है? तमिलनाडु ऐसा करने जा रहा है। तमिलनाडु ने अनाउंस किया है कि जो भी गोल्ड मेडल जीतेंगे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर वो उनको 3 करोड़ रुपए देगा। इससे खिलाड़ियों को क्या मिलेगा? थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो सज्जन प्रकाश जो है वो भारत के पहले स्विमर बने हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई किया है। आप लोग याद रखना, यहाँ पे आप लोग भवानी देवी देख रहे हैं, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहली बार तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई किया है। आप लोग टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले जितने भी खिलाड़ी हैं, फर्स्ट जो खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, एथलीट जो बने हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट रखना, एग्जाम के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोव्स क्वेश्चन है कि भारत की किस ऐप को जो है वो नाइजीरिया देश ने मंजूरी दी है? ठीक है, तो काफी ज्यादा अभी ट्विटर के ऊपर चल रहा है, तो आप लोगों को इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही क्विज जो है वो अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है। तो कल जो है वो क्विज अपलोड नहीं हो पाया था, मैंने आपको इश्यू बताया था, लेकिन आज जो है वो सारे क्विज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो हमारे सितारे जो है वो आप हैं और आपके लिए सिद्धांत सर ने बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट जो है वो भी कर दिया है। चलिए, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उसके बाद जो है वो आप लोग खुशी मना सकते हैं कि आप लोगों के परिणाम के लिए, यानी कि रिजल्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।